आज हम वाराणसी के अंतर्गत उस स्थान पे बैठे हुए हैं जहां 1799 में हुई एक बगावत का एक दृश्य आपके सामने उपस्थित है। यह वही स्थान है जहां पीछे 1799 में काशी में हुई बगावत के अंतर्गत बाबू जगत सिंह को गिरफ्तार किया गया था और आज बाबू जगत सिंह की 6वीं पीढ़ी के अंश श्री प्रदीप नारायण सिंह जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। लगभग 250 वर्षों के बाद एक शोध कार्य किया गया और उस शोध कार्य के अंतर्गत बाबू प्रदीप नारायण सिंह जी ने हिंदुस्तान से लेकर इंग्लैंड तक के तमाम डॉक्यूमेंट्स को खंगाला और ये 1799 की बगावत का सच वो लेकर हिंदुस्तान में सबके सामने आए। आज सबसे ज्यादा चर्चा काशी के अंदर सारनाथ के उन शिलापट्टों का पुरातत्व विभाग के द्वारा बदला जाना है जिसके गलत तथ्यों को पुरातत्व विभाग ने संशोधित किया है। यह पूरा प्रकरण सारनाथ और इस कोठी से रिलेटेड है जहां 1799 में बगावत हुई थी और चंद अंग्रेज अधिकारी और बहुत से अंग्रेज सिपाही इस बगावत में मारे गए थे। श्री प्रदीप नारायण सिंह जी उस पूरे शोध के संरक्षक थे और उनके द्वारा ये सारी चीजें हम लोग के सामने आई। श्री प्रदीप नारायण सिंह साहब जी, वाकई आपने एक बेमिसाल कार्य किया है और बनारस की काशी की इस धरती पर एक ऐसा हीरा, एक ऐसा देश प्रेमी, एक ऐसा भारत को प्यार करने वाला बाबू जगत सिंह और जिसपे हम सब लोग गर्व करते हैं उनकी हिस्ट्री को पढ़ने के बाद, और जिस तरह से आपने एक मेहनत करके एफर्ट करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह कलेक्ट किया है, इतनी मेहनत के बाद, इतने दिनों तक लगातार प्रयास करने के बाद, वाकई न सिर्फ काशी की जनता बल्कि ये पूरा देश आपके इस प्रयास को सराहता है और वाकई हमें आप पर भी नाज है कि आप उस पीढ़ी के वो नौजवान हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों और अपने बाप दादाओं के उस बलिदान को, उस चमकते हुए बलिदान को, उस देश प्रेम को इस देश की जनता के सामने रखा। इस पूरे रिसर्च के दौरान बाबू जगत सिंह के बारे में कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण या रोचक जानकारी है वो हमारे YouTube चैनल के व्यूअर्स को आप बताएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जी, देखिए, ये मैं संरक्षक जरूर हूं लेकिन ये केवल एकल प्रयास नहीं है जी। हमारे पिताजी का स्वर्गवास दिसंबर 2018 में हुआ। उसके बाद मैंने ये निश्चय किया, मैं थोड़ा बहुत तो जानता ही था पूर्वजों के इतिहास को या सारी चीज़ों को, बचपन से सुनता आता था दादी से या पिताजी से, जो जानकारियां थी मिलती रहती थी। तो मैंने ये निश्चय किया कि हम इतिहास को ढूंढेंगे और जीरो लेवल से हमने स्टार्ट किया और एक शोध समिति बनाई गई। उसका मुझे संरक्षक बनाया गया और बाबू त्रिपुरारी शंकर सिंह, राणा पीवी सिंह, अरविंद कुमार सिंह, बड़े भाई साहब, मेजर भैया, मेजर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, अशोक आनंद भैया, ये सब लोग जुड़े और उसमें ये डिसाइड हुआ कि रिसर्च करने के लिए श्रेया पाठक जी को इंगेज किया जाए। तो श्रेया पाठक जी को पेमेंट बेसिस पे इंगेज किया गया। उन्होंने कुछ आर्काइवल एविडेंस दिए, बीच में कोविड भी आ गया था। ये 19 से स्टार्ट हुई यात्रा और ये पूर्ण हुई एक पब्लिशर प्राइमस से द लॉस्ट हीरो ऑफ बनारस बाबू जगत सिंह आया
जो कि दिसंबर 2023 में लॉन्च हुई। फिर उसके बाद और रिसर्च लेते हुए वाणी प्रकाशन से बनारस के बिस्मित जन नायक बहु जगत सिंह बुक आई, जो कि अगस्त 2024 में आई। इसमें बहुत कठिनाई भी हुई क्योंकि डॉक्यूमेंट थे नहीं, और कमेटी का और मेरा ये लक्ष्य था कि हम लोग कोई अनर्गल बात ना करें, जो भी हो डॉक्यूमेंटेशन हो, जितना भी हो वो चीजें बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए, प्रमाणित हो। प्रमाणित तथ्यों के आधार पे ही हम कुछ कहें तो वो बेहतर होगा। ऐसे तो किस्सा कहानी में बहुत सी चीजें होती हैं, और पूर्वजों के आशीर्वाद से और सारे मेंबर के आशीर्वाद से, इन लोगों के जुझारूपन से हम लोगों को बहुत बार निराशा भी हाथ होती थी, चीजें लगती नहीं थी, मिलती नहीं थी, निराश हो जाना पड़ता था। मैं कहूँगा इस एविडेंस को जुटाने, सजाने, संवारने में सबसे बड़ा रोल अगर रहा है, डॉक्यूमेंट हम लोगों ने इकट्ठा किया, लेकिन उसको लिखना, उसको कहाँ लगाना हिस्ट्री के हिसाब से, वो जनाब कुरैशी साहब ने किया और हमारे रिक्वेस्ट पे किया। और वो एक बहुत बड़े विद्वान हैं, अवध के इतिहासकार हैं, पर्शियन के जानकार हैं, तो उन्होंने अवध पे बहुत काम किया है। करीब 60 किताबें उनकी अवध पे हैं। तो उनके आने से ये रिसर्च काफी अच्छी हुई। बाबू जगत सिंह ने जो एक देश प्रेमी लोगों को जो एक जगह इकट्ठा किया, और जो इस और ब्रिटिशर्स ये समझने लगे कि ये हमारे लिए आने वाले वक्त में घातक हो सकते हैं, तो उन्होंने किस तरह से एक योजना बनाई और किस तरह से एक मुकदमा उनके ऊपर चलाया, उनको फांसी की सजा हुई, और उसके बाद कैसे क्या हुआ, जरा इस बिंदु पे आप प्रकाश डाले मेहरबानी। देखिए, इसमें वजीर अली खान साहब जी, जो अवध के नवाब थे, चूंकि वो ब्रिटिशर्स की बात नहीं मान रहे थे और ब्रिटिशर्स के अधीन नहीं होना चाहते थे, तो कुछ दिनों के बाद ब्रिटिशर्स ने उन्हें हटा के सादात अली, उनके चाचा जी को बना दिया, उनको डिस्पोज कर दिया, वहां से हटा दिया और उनको काशी शिफ्ट कर दिया गया, कुछ उनको मुआवजा देते हुए कि वो काशी में रहने लगे। उन्होंने जगत सिंह को अप्रोच किया, तो जगत सिंह ने, जैसा कि आर्काइवल एविडेंस कहता है, कि उन्होंने कहा कि भाई मैं तो 4-5 साल से इसकी तैयारी कर रहा हूं, आप मिल गए हैं तो ये तो हमारे मन की बात है। तो उसके बाद मीटिंग्स हुई, यहीं बहुत सी मीटिंग हुई हैं, जो कि आर्काइवल एविडेंस करता है जगतगंज में, और पूरे पूर्वांचल, बिहार, सीवान, छपरा, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, मिर्जापुर, मतलब तमाम करीब 60 जमींदारों की मीटिंग हुई। कई बार जमींदार या और लोग जो भी थे वो ये कहते थे कि बड़ा खतरनाक काम है, दिक्कतें आएंगी। तो ये भी आया उसमें, बहु जगत सिंह ने कहा कि अब जीवन में बचा क्या है, या तो इस पार या तो उस पार। फिर सब लोगों ने एक शपथ ली कि हम लोग विद्रोह करेंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जी। ये अक्टूबर, संभवतः सितंबर अक्टूबर 1799 में, अक्टूबर में ये बात तय हुई। 4 महीने पूरी तैयारी अंदर अंदर चल रही थी, और ब्रिटिशर्स को आप सोच सकते हैं कि कानो कान खबर नहीं थी इस बात की। और
कुछ जल्दी करना पड़ा, उसके कुछ कारण हैं, क्योंकि वजीर अली खां को एक आदेश आया कि आपको 16 जनवरी को बनारस छोड़ के कलकत्ता जाना है। अच्छा, तो ये योजना हड़बड़ी में बनाई गई कि हम जब सूर्य उत्तरायण होगा, देखिए हिंदू मैथोलॉजी से जी सूर्य उत्तरायण होगा, मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को ये अटैक हुआ। 14 जनवरी 1799 को 1799 को। हालांकि ब्रिटिश आर्मी जल्दी आ गई। कुछ लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई थी कि आप गाजीपुर में ब्रिटिश आर्मी को रोकेंगे, कुछ लोगों को जिम्मेदारी थी कि आप मिर्जापुर में ब्रिटिश आर्मी से लोहा लेंगे, उसको शहर में नहीं घुसने देंगे। वो लोग थोड़ा सा अपनी भूमिका को सही ढंग से नहीं निभाए, अंग्रेजों से मिले। खैर, यहाँ पे जम के विद्रोह हुआ, जम के रक्तपात हुआ, बहुत से अंग्रेज अधिकारी मारे गए, इधर से भी लोग मारे गए। सिपाही कितने मारे गए, कितने सैनिक मारे गए दोनों तरफ से, उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। लेकिन जिनके ऊपर मुकदमा चला, ये चला, वो रिकॉर्ड है। जो मानिंद लोग थे उनके ऊपर कोर्ट में चला। ये चुनार में चला नहीं, ये काशी में चला। काशी में? हाँ, काशी में, बनारस में एक स्पेशल कोर्ट फॉर्म की गई। अच्छा। और ये 14 जनवरी की घटना है जी। और बाबू जगत सिंह को 18 मार्च 1799, मतलब 2 महीना कुछ दिनों के बाद यहीं से गिरफ्तार किया गया। पूरे जगतगंज मोहल्ले को घेर लिया गया था ब्रिटिश आर्मी द्वारा। और ये सब मकान आपस में जुड़े हुए थे। ये चाचा जी का मकान है, ये मकान है, सब एक ही था, कैंपस था जी। तो यहाँ से गिरफ्तार किया गया और उसी दिन इनके सारे साथियों को भी गिरफ्तार किया गया एक साथ। 2 महीना अंग्रेजों को ये सोचने में लग गया कि हम गिरफ्तार कैसे करें, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इनको 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया। 23 मार्च को इन्हें चुनार फोर्ट में कैद कर दिया गया। उसके बाद एक निजामत अदालत, उस समय जो क्रिमिनल केस देखती थी, सदर अदालत और निजामत अदालत कलकत्ता में बैठती थी, लेकिन एक स्पेशल ऑर्डर से अप्रैल में निजामत अदालत काशी में, मतलब बनारस में, इस रिवोल्ट के लिए स्पेशल कोर्ट बनाई गई। यहाँ जजेस नियुक्त हुए और यहाँ पे ट्रायल चला। जून से ट्रायल चला और 22 जुलाई 1799 को बाबू जगत सिंह को मेन व्यू रचनाकार के रूप में, क्योंकि वही सब व्यू रचना किए थे, वजीर अली के बस की बात नहीं थी, उनका यहाँ सपोर्ट नहीं था, तो सारा व्यू रचना जो जगत सिंह किए थे, उस कॉन्स्पिरेंसी में इन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा दी गई, सुना दी गई। लेकिन अंग्रेज इतना मतलब डरे हुए थे कि अगर हम इनको, जगत सिंह को फांसी दे देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, विद्रोह। हाँ, क्योंकि जो आदमी इतना बड़ा 81,000 आदमियों का कमिटमेंट ले सकता है, उसका सपोर्ट था। तो 23 जुलाई को इमीडिएट गवर्नर काउंसिल ने ये एक उनको बहाना चाहिए था कहने का, वो फांसी की सजा आजीवन कारावास में तब्दील कर दी गई। और ये आदेश हुआ कि इनको चुनार से कलकत्ता भेज दिया जाए। विलियम मतलब कलकत्ता भेजा जाए। तो 10 अगस्त को ब्रिटिश सेना के संरक्षण में इनकी यात्रा चुनार से स्टार्ट हुई, जो कि 31 अगस्त को कलकत्ता पहुंची और
31 अगस्त 1799 को इनको फोर्ट विलियम जेल में कैद कर दिया गया। अब अंग्रेज इतना डर गए थे इनसे कि अंग्रेजों गवर्नर काउंसिल को ये डिसाइड करने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया कि बाबू जगत सिंह ऐसे व्यक्ति को हम कहाँ रखें, कहाँ डिटेन करें भारत में। इतनी दहशत थी उनके अंदर अंदर जो भी हो। तो 18 अक्टूबर 1799 को गवर्नर काउंसिल ने निर्णय लिया कि इनको डिपोर्ट किया जाएगा, देश निकाला, भारत के बाहर साउथ अफ्रीका के एक निर्जन द्वीप सेंट हेलेना में रखने के लिए भेजने का निर्णय हुआ। सेंट हेलेना जहां नेपोलियन बोनापार्ट को कैद किया गया था। जी। और वो वही सेंट हेलेना जहां नेपोलियन बोनापार्ट के पराजय के बाद 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को वहां कैद किया गया था। यहाँ एक दिलचस्प बात जरूर आप जान लें कि भारत की स्वतंत्रता युद्ध में एकमात्र बाबू जगत सिंह ऐसी शख्सियत हैं जिनको सेंट हेलेना भेजने का निर्णय अंग्रेजों ने लिया। तो अभी तक के ज्ञात डॉक्यूमेंट से किसी और को सेंट हेलेना भेजने का निर्णय नहीं, काला पानी तक आता है, बहुत बड़ी बात। लेकिन वहां के लिए तो ये पहले अभी तक की जो जानकारी है और एनआई की भी जो जानकारी है कि आज तक किसी इतिहासकार ने ये नहीं देखा है कि किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को सेंट हेलेना भेजा हो, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट से 16 साल पहले बाबू जगत सिंह को भेजा जा रहा था, क्योंकि अंग्रेजों में ये दहशत थी कि अगर ये यहाँ रहेंगे तो फिर बड़ा रिवोल्ट होगा, तो इसलिए इनको इतना दूर कर दिया जाए। लेकिन बाबू जगत सिंह को अपने देश से प्यार था, गंगा के किनारे के व्यक्ति थे। 19 अक्टूबर को उन्हें यह सजा जेल में सुनाई गई कि आपको सेंट हेलेना जाना है। 20 अक्टूबर 1799 को इनको फोर्ट विलियम से, चूंकि सेंट हेलेना जाने का ऑस्ट्रेली नाम का जहाज काफी बड़ा जो कि गहरे समुद्र में खड़ा था, तो हुगली नदी के नाव से ब्रिटिश आर्मी के साथ इनको उसमें शिफ्ट करने के लिए ले जाया जा रहा था। वो गहरे समुद्र में खड़ा था, तो ये जा रहे थे और जैसे ही ये गंगा सागर के पास पहुंचे, ये जंप आउट कर गए और भारत का लाल, भारत के गंगा का लाल गंगा ही में समा गया, अपने देश को नहीं छोड़ा उन्होंने। इसका मुझे गर्व है सर। बहुत बड़ी बात है सर। यहाँ एक बात कहना चाहेंगे कि अगर इस सारे प्रकरण को और बाबू जगत सिंह के व्यक्तित्व को सम्यक देखा जाए संपूर्णता से, तो वो 3 भागों में विभाजित दिखाई देता है। उनका पहला पार्ट है जो भारत की जंगे आजादी में अपना रोल निभा रहा है। उसका दूसरा पार्ट है कि जिस जगह पे वो यहां रह रहे थे, यहां के लोगों के लिए उनके द्वारा किया गया कार्य, जैसे उदाहरण के तौर पे उन्होंने मस्जिद बनवाया, उन्होंने जो है मंदिर बनवाया और गुरुद्वारे के लिए जमीन दी। तीसरे पार्ट के रूप में उस स्थान का जिक्र आता है जिसके ऊपर अभी तक इस बात का विवाद था कि इसकी प्रथम खोज किसने की, यानी सारनाथ। और दूसरे सारनाथ के अंदर जो शिलापट लगा हुआ था, उसकी एक पीड़ा ने प्रदीप नारायण सिंह जी को उद्वेलित किया कि मैं शोध कार्य में उतरूं। अब वो वाक्य क्या था? उस शिलापट के ऊपर लिखा हुआ था कि बाबू जगत सिंह महाराज चेत सिंह के दीवान थे। जबकि यह तथ्य बिल्कुल गलत है और इसकी सबसे बड़ी सच्चाई तो उस पीढ़ी के बाबू प्रदीप नारायण सिंह ही है। इनसे बेहतर कौन बताएगा? अब ये 3 भागों में विभाजित उनका व्यक्तित्व, यहां से एक सवाल उठता है कि हमने जो रिसर्च कार्य किया उसका आउटपुट क्या मिला हमको? तो जाहिर सी बात है कि प्रदीप नारायण सिंह ने जिस पीड़ा के तहत इस पूरे रिसर्च कार्य को स्टार्ट किया कि हमारे पूर्वजों पे लगा हुआ ये आक्षेप खत्म हो,
उसको पुरातत्व विभाग नई दिल्ली को प्रमाणों को देखते हुए मानना पड़ा और उसने जाके सारनाथ के शिलापट को परिवर्तित किया। ये पहली हमारी उपलब्धि है। दूसरी रिसर्च टीम की उपलब्धि थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसको स्वीकार किया, इन तथ्यों को। और यही कारण है कि एक बहुत बड़ा द्वार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगत सिंह के नाम पे बनाया गया। अभी एक तीसरी जो लड़ाई चल रही है, जिसके बारे में आपने जिक्र किया था कि सारनाथ की खुदाई में जो मंजूषा मिली थी और उस मंजूषा में जो कुछ था वो आज की तारीख में कहां है, जिसका जिक्र आपने किया कि साहब वो म्यूजियम में वो मंजूषा तो है, सामान अंदर का गायब है। और फिर घूम फिर के वो डंकन का जिक्र आता है कि क्या डंकन ने ऐसा किया। यहां एक चीज समझ लेना है कि वो गलत तथ्य जो आए सारनाथ के शिलापट पे, ये हम लोगों का अपना मानना है कि चूंकि उसके पहले ये पूरी स्वतंत्रता का आंदोलन हो चुका था, जगत सिंह इस रूप में पेंट हो चुके थे कि ये सरकार के खिलाफत में है। तो जाहिर सी बात है कि जो सरकार के खिलाफत में रहा हो तो सर उसको बेहतर वो कैसे लिखते शिलापट के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो कुछ हुआ वो तथ्यों में था, कागजात में था। उसको प्रदीप नारायण सिंह जी ने अपनी पूरी टीम के साथ खोजा और उन्हीं तथ्यों से प्रमाणित करके मानने को बाध्य किया भारत सरकार को कि अब इसका आप संशोधन करें, और वो लड़ाई अब भी जारी है। और देखिए उन्होंने क्या लिखा था, जो पुराना शिलापट है उसमें लिखा था कि बाबू जगत सिंह चेत सिंह के दीवान थे, जैसा डॉक्यूमेंट कहता है कि सिर्फ 6 फीट उन्होंने खाना और 6 फीट के बाद ही उनको वो मंजूषा मिल गई जिसमें कि मानव अस्थियां थी, रेलिक्स जिसको कहा जाएगा। रेलिक्स मिली ग्रीन मार्बल कास्केट के अंदर, और वो ग्रीन मार्बल सिलेंड्रिकल ग्रीन मार्बल कास्केट था। अब ग्रीन मार्बल बोला जा रहा है, आई एम श्योर कि वो पन्ना होगा, पन्ना निश्चित बहुमूल्य पत्थर। हाँ पन्ना, वो कच्चा पन्ना होगा, तराशा हुआ नहीं होगा। क्योंकि देखिए भारत में उस समय पन्ना का प्याला, पन्ना का ये, पन्ना का बर्तन, ये सारी चीजें रहती थी। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के प्रकरण में भी ये तो सब आता है। ये ग्रीन एमरल्ड होगा। ग्रीन एमरल्ड में सिलेंड्रिकल कास्केट। अब सवाल ये उठता है कि सिलेंड्रिकल कास्केट काफी बड़ी होगी, क्योंकि जनरली जितनी भी कास्केट मिली है वो लोटिया साइज की मिली है, छोटी, मथुरा से या कहीं से। मतलब यहाँ के भारत के जितने भी आर्कोलॉजी वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि सिलेंड्रिकल मार्बल तो हमने देखा ही नहीं है, राउंड टाइप का देखा है। तो ये बात बचपन से खट्टी थी। उसमें लिखा था कि गंगा में फेंक दिया। अब देखिए सवाल इस बात का है, जो भी उनका भाषा का ज्ञान हो अंग्रेजों का, अगर फेंकना ही था तो गंगा में क्यों फेंका है? वहां बरना है, वहां बहुत से नदी नाला है, कहीं फेंक देते। भाई उन्होंने तो गंगा में मानव अस्थि को पूरे विधि विधान से, एक धर्मपरायण व्यक्ति थे, उन्होंने उसको प्रवाहित किया। अब प्रवाहित करने के बाद जो वैल्यूएबल सामान था वो उस समय के रेजिडेंट जोनाथन डंकन को उन्होंने दे दिया 1787 में। और 1787 में देने के बाद मान्यवर डंकन ने क्या किया कि उसको अपने पास रखे रहे, या जो भी उन्होंने किया, गॉड नोज। जब एशियाटिक सोसाइटी, उस समय एक ही जगह थी ईस्ट इंडिया कंपनी की जहां पुराने सामानों को रखने की व्यवस्था थी, तो एक रिपोर्ट जब 1797 में एशियाटिक सोसाइटी की 5th वॉल्यूम आ रही थी, तो उसमें जॉनथन डंकन ने ये लिखा कि ये जो मिला सामान था बाबू जगत सिंह का, सारनाथ का, मैंने यहाँ जमा कर दिया है। ये रिपोर्ट आई। उसके बाद दयानंद साहनी की जो किताब है उसमें ये आया कि ये मिसिंग है। तो रिसर्च कमेटी को भी ये भरोसा था कि भाई उसने जमा किया होगा तो कोई शेप लिखा होगा, क्या क्या सामान है, एक एक चीज, सारी चीजें लिखी होंगी, और फिर एशियाटिक सोसाइटी से हट गया होगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरी टीम कलकत्ता गई थी,
एशियाटिक सोसाइटी में रिक्वेस्ट किया गया, तो एशियाटिक सोसाइटी ने के अधिकारियों ने, उनके क्यूरेटर ने बताया कि साहब बेलनाकार सिलेंड्रिकल कास्केट तो आज तक हमने देखा ही नहीं है, ना सुना है। तो रिकॉर्ड दिखाया गया उनको, तो वो कहे कि साहब ऐसे नहीं बता सकते हैं, हम आपको लाइब्रेरी एक्सेस देते हैं, आपके रिसर्च स्कॉलर को आप रिक्वेस्ट दीजिए। उसको लाइब्रेरी एक्सेस दी गई, वहां के लोगों ने सहयोग किया, उन्होंने कहा कि आप प्रोसीडिंग के थ्रू जाइए। अच्छा। और करीब 2 महीने के चेक के बाद नीलाश्री दास गुप्ता, जो हम लोगों की ओर से अपॉइंटेड लड़की थी हिस्ट्री की, उसने एक एक प्रोसीडिंग चेक किया। और मुझे जान के ये दुख हुआ कि जॉनसन डंकन साहब ने फॉल्स रिपोर्ट दी, फॉल्स रिपोर्ट पब्लिश कराई। उन्होंने कुछ जमा ही नहीं किया है, उन्होंने एनिमल की फोसिल जमा की थी। फिर हम लोग इंडियन म्यूजियम गए। इंडियन म्यूजियम में हम लोगों को मालूम था कि जॉनसन ये कनिंघम ने जब 1834-36 में उसी स्थान की खुदाई कराई थी, तो उसको एक स्टोन कास्केट मिला था, सैंड स्टोन कास्केट, जिसको उसने वहां पे इंडियन म्यूजियम में जमा कराया था। तो वो हम लोग सर्च करने लगे, तो खैर वो 1-1.5 महीने के प्रयास के बाद AAA सुरक्षा में वहां मिल गया, उसकी फोटो आ गई। फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि साहब ये स्टोन, सैंड स्टोन कास्केट को आप केवल भेज दिए फोटो, इससे क्या होगा, इसका डिस्क्रिप्शन भेजिए। फिर उन लोगों ने, बेचारों ने सहयोग किया, 1 महीना लगा, उन्होंने उसका पूरा डिस्क्रिप्शन भेज दिया। तो ये बात क्लियर हो गई कि बाबू जगत सिंह के दिए हुए सामान को अंग्रेजों ने एशियाटिक सोसाइटी में न देके या तो लंदन ले गए, या तो सेल किए, या तो अपने पर्सनल कलेक्शन में रखे। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है फर्दर, ये फर्दर है, जिसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। और मैंने तिब्बतियन इंस्टीट्यूट को भी, अभी मैं दिल्ली था, रिक्वेस्ट किया हूँ कि ये ज्वाइंट एफर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये देश की संपत्ति है हमारे। बिल्कुल। और हमारे देश की संपत्ति वापस आनी चाहिए। बिल्कुल। पहले ये लोकेट करना है कि ये वर्ल्ड में कहाँ है। अगर वो लोकेट हो जाता है, फिर भारत सरकार उसको प्रयास करेगी, पूरा देश प्रयास करेगा, और हम लोग वापस लाएंगे उसको। ये ऐसा विश्वास है। बिल्कुल। और ब्रिटिशर्स ने एक काम और बहुत गलत किया। आप अशोक आनंद जी से पूछ सकते हैं, यहाँ पे ये गाइड एसोसिएशन के संरक्षक हैं, हम सारे गाइड बंधुओं के भी बहुत आभार व्यक्त करेंगे। ये लोग खून के आंसू रोते थे, क्योंकि जितने भी फॉरेनर आते थे, जितने भी बुद्धिस्ट आते थे, रुक जाइए सर, जितने भी इंफॉर्मेशन आते थे, वो जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आते थे बुद्धिस्ट, वो हमेशा क्वेश्चन करते थे, इंडियन आपने तो डिस्ट्रॉय कर दिया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो सारे गाइड बंधु खून का आंसू रोते थे, क्योंकि वहां लिखा हुआ था। तो भारत के लोगों पे भी ये ब्रिटिशर धब्बा लगा के गए, जिसको धुलने का भी काम हुआ है। बहुत बड़ा काम आपने किया है। और मैं ये रिसर्च से प्रूव कर दिया हूँ कि बाबू जगत सिंह वाज अ प्रिजर्वर ऑफ सारनाथ बाय द वे एक्सीडेंटल डिकिंग की, जो कि कोई भी आर्कोलॉजिकल साइट एक्सीडेंटल डिकिंग से ही आती है। बिल्कुल। कोई भी आर्कोलॉजी की जो भी साइट आई है, चाहे नालंदा हो चाहे कोई हो, सब एक्सीडेंटल डिकिंग से आती है। तो भारत के लोगों पे ये कलंक लगाना, सनातनियों पे ये कलंक लगाना कि हिंदू जो हैं बुद्ध धर्म के विरोधी हैं, गलत, ये ब्रिटिशर्स किए, जो कि गलत है। मैं इस बात को खुलेआम कहता हूं कि जब बाबू जगत सिंह ने 1787 में वो सामान जमा कर दिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को ये मालूम चल गया कि ये कोई आर्कोलॉजिकल साइट है, यहाँ कोई समाधि स्थल है, कोई पुरातत्व की चीजें हैं,
क्योंकि पुरातत्व के लिए एशियाटिक सोसाइटी बन चुकी थी। उसके बाद 1934-36 में उसको दोहन हुआ, वहां से सारे पत्थर हमारे पास रिकॉर्ड हैं। डंकन ने पूरा लिख के मांगा है कि हमें 55 से 60 बुलकॉट डंकन ब्रिज बनाने के लिए, पिलर के लिए, वरना का करंट मोड़ने के लिए हमें पत्थर की आवश्यकता है। वो मेजर किट्टू ने दिया। तो अगर आप प्रिजर्वर थे तो आपने वहां से पत्थर क्यों उठा के वहां डाला, मूर्तियां डाली? फिर वही मेजर किट्टू जो क्वींस कॉलेज वर्तमान में संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है, वो 1848 से बननी स्टार्ट हुई और 1852 में बन के तैयार हुई। एंड किट्टू वाज अ मेन आर्किटेक्ट, मेजर किट्टू। ये संस्कृत यूनिवर्सिटी जी जी, उस पर नाम लिखा हुआ है डंकन एंड किट्टू का। तो आपने सारनाथ से स्टोन लाने के लिए नाला बनवाया, वो तेलियाबाग में जो नाला जाता है जो घूम के हैं, वहां से पत्थर आए। तो मैं कैसे मान लूं कि आप आर्कोलॉजी के प्रिजर्वर थे? नहीं तो डिस्ट्रॉयर। हाँ, आपने डिस्ट्रॉय किया। हाँ, स्टोन को जहां तहां यूज किया आपने। तो प्रिजर्वर तो वो होता है ना कि जो कि छोड़ दे। उन्होंने एक स्तूप का शेप भी दिया होगा, उनको कष्ट भी हुआ होगा कि हमसे गलती हो गई, ये कोई समाधि स्थल है। तभी तो वो जगत सिंह स्तूप के नाम से विख्यात हुआ 150-200 साल तक। ये तो धर्मराज का स्तूप 19 समथिंग में नाम डाला गया है, उसके पहले तो वो जगत सिंह स्तूप ही कहलाता था। बिल्कुल। तो जगत सिंह स्तूप नाम देके उन्होंने उस स्थान को संरक्षित किया, न कि डिस्ट्रॉय किया। अंग्रेजों ने उसको पूरी तरीके से दोहन किया और क्रेडिट वो ले गए। एक हीरो को विलेन बना दिया और विलेन हीरो हो गया, हीरो हो गया। मेरी यही भावना। एक चीज है कि प्रदीप जी ने लगभग सब कुछ बता दिया। जी जी, मुझे लगता है कि अंत करना चाहिए, लंबी वार्ता हो गई। जी जी। एक ऐसा तथ्य, हम अक्सर जब इतिहास के पन्नों में खंगालते हैं घटनाक्रम को, तो हमारा संशय वाला मन एविडेंस खोजता है। नहीं, हमें प्रूफ करो, हमें साबित करो। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो 14 जनवरी 1799 को जो काशी के अंदर बगावत हुई, यह जान के लोगों को आश्चर्य होगा कि उस बगावत और कत्लेआम के बाद अंग्रेजों ने कब्रिस्तान के अंदर मजारें बनाई। 4 अंग्रेज ऑफिसर मारे गए थे। बड़ी शानदार वो मजार है और शायद हिंदुस्तान की वो पहली ऐसी मजार या कब्र है जिसपे मरने वाले के साथ साथ मारने वाले का भी नाम लिखा हुआ है, मर्डर्ड बाई वजीर अली। मकबूल आलम रोड वाले जी, और यहाँ मकबूल आलम रोड में जो ही कब्रिस्तान में आप घुसेंगे, बाईं तरफ वो आपको अपनी पूरी कहानी कहता हुआ मिल जाएगा कि कागजों में कहां ढूंढते हो। मैं तो यहाँ जमीन पे जिंदा मिसाल हूं 14 जनवरी 1799 की बगावत का। और उस पे उस लेफ्टिनेंट कर्नल का भी नाम लिखा है जिसने उसकी डिजाइन की। वाह। अब वहां कोई जाता नहीं, कोई जाता नहीं। और आप जरा सोचिए कि उन सारे घटनाक्रमों का एक ही गवाह है, लेकिन वो बोलेगा नहीं कभी। अब आप पूछेंगे 250 साल बाद का कौन सा गवाह जो बोलेगा नहीं? वो सूरज तो रहा होगा तब भी, सब देख रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में वो कुछ भी नहीं बोलेगा। वो कहता है खोजो, हम रोशनी दे रहे हैं, इस रोशनी में खोज लो सारा। खैर, आपने बड़ा प्रयास किया है जी। वो मेजर भैया का क्रिएशन है, उन्होंने खोजा है। प्रोफेसर, हाँ, मेजर भैया ने खोजा है और अशोक भैया ने गाइडों को आंदोलित किया है। हाँ।